हाय अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुफरान बलगारी और आज का ये जो सेशन है ये बेसिकली इकोनिक्स सेलर्स के लिए है। वो लोग जो इकोनिक्स के ऊपर अपनी ई शॉप क्रिएट करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये सेशन आज उनके लिए है। और ये इतना ज़बरदस्त सेशन है इंशाल्लाह कि अगर आप इसको अटेंड करेंगे कंप्लीट, और इसमें जो जो टिप्स और जो जो इसके कंटेंट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हुए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेल जो है वो 10x बूस्ट कर जाएगी। यानी कि अगर आप इस टाइम महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं ई शॉप से प्रोडक्ट सेल करके, तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद आप अपनी ग्रोथ को, अपनी इनकम को 10 लाख तक लेके जा सकते हैं। और 90% जो हमारी सेल्स ज़ाया हो रही हैं, वो क्यों ज़ाया होती हैं, क्या ऐसी गलतियां हम करते हैं अपनी शॉप क्रिएट करने में या अपनी प्रोडक्ट्स की इन लिस्टिंग में या उनको प्रमोट करने में, जो हम गलतियां करते हैं इंशाल्लाह आज हम इस सेशन में उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और जो हमारी सेल्स ज़ाया हो रही हैं इंशाल्लाह उनको हम जो है वो मेक श्योर करेंगे कि वो मैच्योर हों, और जो गलतियां होगी इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे। सो सेशन की तरफ आते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा जो सेशन है, इसका टॉपिक है सेलर रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास इस टाइम पे 6 चीज़ें हैं जिनको आज हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है टाइमली डिलीवरीज, कि अगर हम अपनी डिलीवरीज को टाइम पे करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, और अगर डिलीवरीज को लेट करेंगे तो क्या नुकसान होंगे। इसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी, एक तो फिजिकल प्रोडक्ट क्वालिटी है, दूसरा आपकी जो इनलिस्टिंग्स हैं उनकी क्वालिटी, उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है एंड इनलिस्टिंग जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम देखेंगे कि उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे कस्टमर इंटरेक्शन एंड एटिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ बिजनेसमैन, आपका जो सबसे पहला वास्ता पड़ता है वो अपने कस्टमर्स के साथ पड़ता है, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, आपकी कैसे उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशंस होनी चाहिए, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इकोनिक्स स्टाफ, चूंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसके स्टाफ के साथ आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना बड़ा ज़रूरी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको मेक श्योर करेंगे कि हम कैसे इफेक्टिव टूल्स यूज़ करते हुए जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा लेट रिटर्न क्लेम सेटलमेंट। इसको हम देखेंगे कि जो हमें रिटर्न्स आ रही हैं ये क्यों आती हैं, इनको हम कैसे सेटल आउट कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो मेटा एसईओज होगा। ये एक नई चीज़ होगी बहुत सारे लोगों के लिए, और यही वो मिस्टेक होती है जो कि आपकी सेल्स को 90% इफेक्ट करती हैं, जो कि आपकी 90% सेल्स जो है वो जो नहीं आ पा रही होती हैं, वो उनकी बेसिक वजह ये होती है। सो अगर ये 6 टॉपिक्स आप इनको कम्प्लीटली समझेंगे और इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो सेल्स है, जो आपका रेवेन्यू है, वो इंशाल्लाह 10x से जो है वो बूस्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा पहला टॉपिक है टाइमली डिलीवरीज, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर को, तो ये आपके कस्टमर के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है अपनी शॉप से, इस शॉप से, और उसको पता चलता है कि यार यहाँ से मैं जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूंगा वो मुझे टाइम पे डिलीवर हो जाएंगी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपकी प्रोडक्ट की रीसेलिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। वो कस्टमर फिर बार बार आपकी शॉप से प्रोडक्ट लेगा, और आपकी प्रोडक्ट के हवाले से वो आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से और आपकी शॉप के हवाले से वो अच्छे रिव्यूज देगा। आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैक्सिमम जितने पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे वही आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। क्योंकि फिजिकल शॉपिंग में तो हम दोस्तों से या एक दूसरी शॉप से हम रिव्यूज ले लेते हैं कि सर मैंने फलानी शॉप से प्रोडक्ट लेनी है, तो जो है वो मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या मैंने प्रोडक्ट लेनी है मैं कहाँ से लूँ। लेकिन ऑनलाइन की फील्ड में जो आप मशवरा लेते हैं वो रिव्यूज से लेते हैं, यानी कि उस शॉप के रिव्यूज पढ़ते हैं। अगर रिव्यूज अच्छे होंगे तो आप उस शॉप की तरफ माइल होंगे और वहां से प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लेकिन रिव्यूज अच्छे ना होने की बेस पे आप उसको स्किप करके कोई और शॉप देख लेंगे। सो अगर टाइम पे डिलीवरी करेंगे तो ये 4-5 चीजें जो है ये आपको मेक श्योर करेंगी कि आपकी इस प्रोडक्ट की सेल जो है वो बूस्ट हो। और सबसे बड़ी बात कि आपकी शॉप की और प्रोडक्ट की माउथ मार्केटिंग होना स्टार्ट हो जाए, यानी जो बंदा आपकी शॉप से प्रोडक्ट परचेज करेगा वो आपके हवाले से एक रिव्यू देगा लोगों को कि यार इस शॉप से प्रोडक्ट ऑर्डर करें, यहाँ से आपको टाइम पे डिलीवर हो जाएंगी। इसी के बरक्स अगर आप लेट डिलीवरीज करते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को टाइम पे डिलीवर नहीं करते, जो टाइम आपने बताया है, जो टाइम कंपनी क्लेम कर रही है, उस पर अगर आप प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर पाते तो इसके जो नुकसानात हैं वो भी इसके उलट होंगे जो इसके फ़वाइद हैं। यानी कि
नेगेटिव रिव्यूज, लोग आपके हवाले से नेगेटिव रिव्यूज रखेंगे, कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो शेक होगा और कस्टमर जो है वो अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएगा, यानी कि वो आइंदा कभी भी वो आपकी शॉप से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरी शॉप की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसने तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी ही करनी है। इकोनिक्स उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे वो शॉपिंग करेगा तो उसको फायदे होंगे, लेकिन वो फिर इकोनिक्स के अंदर अपनी शॉप्स ढूंढने लग जाएगा कि यार अब इकोनिक्स के अंदर मैं किस शॉप से प्रोडक्ट परचेज करूं। तो अगर आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी तो वो आपकी शॉप पे कायम रहेगा, अदरवाइज वो अपनी शॉप को स्विच कर लेगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आपके ब्रांड का एक इमेज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके ब्रांड का। यानी कि जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि यार फलाना ऑनलाइन स्टोर जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो जो अच्छा नहीं है उसको अच्छा करने में जो है ना वो बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव चीज जो होती है वो बड़ी तेजी से फैलती है और बड़ी देर तक रहती है, जबकि पॉजिटिव चीज जो होती है उसको फैलाने में या उसको स्टेबल करने में आपको बड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरीज टाइम पे नहीं होंगी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा जो कि बड़े लंबे अरसे तक चलेगा। इसके बाद आपने जो अपना मंथली रेवेन्यू, हर इंसान बीइंग अ बिजनेसमैन वो एक रेवेन्यू सेट करता है मंथली या ईयरली कि मैं साल में इतना जो है वो रेवेन्यू जनरेट करूंगा अपनी शॉप से या अपने इस बिजनेस से। इसके बाद इन्वेंट्रीज के लिए आपने जाहिर अपनी कैलकुलेशंस टारगेट सेट किए होते हैं कि मैं इस महीने फलानी प्रोडक्ट के इतने पीसेस सेल आउट करूंगा। तो जब आपकी प्रोडक्ट्स टाइम पे डिलीवर नहीं होंगी और कस्टमर जो है वो आपकी शॉप से जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज करना बंद कर देगा या नहीं लेगा, तो आपका जो रेवेन्यू है मंथली जो आपने सेट किया हुआ टारगेट वो डिस्टर्ब होगा। आपका स्टॉक जो है वो पड़ा रहेगा, यानी कि अगर आपने विंटर का स्टॉक उठाया हुआ है तो विंटर का स्टॉक समर आ जाएगा, लेकिन वो स्टॉक अभी तक आपका विंटर का पड़ा रहेगा, तो आपका जो है ये यहाँ पे लॉस होने का खतरा होता है। सो टाइमली डिलीवरीज करें ताकि आपको ये बेनिफिट्स हों और आप अपने जो रेवेन्यू है उसको मीट अप कर सकें, और इंशाल्लाह अगर आपके प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज टाइम पे हों तो आपका जो है वो रेवेन्यू मंथली बेसिस पे जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और इंक्रीज होता है। इसके बाद एफिशिएंट जो आप टूल्स यूज कर सकते हैं शिपिंग के, उसको हम मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही, तो उनकी वजह क्या है। सबसे पहले जब भी आपको कोई ऑर्डर आए तो आप ये चंद चीजें हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, इनको मेक श्योर कर लें कि ये चीज प्रॉपर है, तब आपकी जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे डिलीवर हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ऑर्डर एक रिसीव होता है, हम उसको फौरन से डिस्पैच कर देते हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर ने ऑर्डर करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स की होती हैं जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाती, वो घूमती रहती है। क्या वजह होती है? उन्होंने प्रॉपर एड्रेस या ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ इनमें से कोई एक चीज उन्होंने मिस की हुई होती है। वो क्या होती है? तो जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो तो आप मेक श्योर करें कि कस्टमर ने जो शिपिंग एड्रेस है वो प्रॉपर दिया हुआ है। सो अगर आप कोई प्राइवेट कोरियर कंपनी यूज कर रहे हैं जैसे एमएनपी है, लेपर्ड है, टीसीएस है या कोई और एक्सवाईजी प्राइवेट कंपनी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है उसमें ये चीजें पूरी होनी चाहिए। लाइक व्हाट? कंट्री, प्रोविंस, सिटी, एरिया, नियरेस्ट लैंडमार्क, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर या शॉप नंबर या ऑफिस नंबर जो भी है। उसके बाद रिसीवर नेम एंड एड्रेस, रिसीवर नेम एंड कॉन्टैक्ट, ये 5-6 चीजें हैं जो कि आपकी नेसेसरी होनी चाहिए आपके ऑर्डर में, अदरवाइज आपका जो ऑर्डर है वो या तो रिटर्न आ जाएगा या फिर वो अपने एड्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा क्योंकि प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा। तो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, मोहम्मद अली रिसीवर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर उसका ये है, और हाउस नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 4, मोहल्ला साजिद मस्जिद, बैंक कॉलोनी, दमयाल रोड, रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान। तो ये एक कंप्लीट एड्रेस है जिसके ऊपर कोई भी शिपिंग कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो वो एड्रेस इजीली डिलीवर कर सकती है पार्सल को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मेक श्योर करनी है कि ये चीजें जो हैं वो आपकी प्रॉपर हों। उसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर्स आपको ऐसे इलाकों से भी आएंगे जहां पे प्राइवेट कंपनीज की जो है वो एक्सेस नहीं होगी, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस यूज होंगे, गांव देहात तहसील लेवल के जो ऑर्डर्स होंगे। तो वहां के लिए आपने क्या एड्रेस अपना मेक श्योर करना है? कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट लैंडमार्क, शॉप नेम या ऑफिस नेम और रिसीवर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मोहम्मद अली, कॉन्टैक्ट नंबर 031234। अच्छा, उसके बाद मोहल्ला साजिद मस्जिद, बैंक कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस दमयाल। ये लाजमी आपने देखना है कि पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट कौन सा है, वो आपने एड्रेस डलवा लेना है।
दमयाल रोड, रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान। यानी कि ये कंप्लीट एड्रेस है जिसके ऊपर पोस्ट ऑफिस आपका ये पार्सल डिलीवर कर लेगा। सो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है अपना, जब भी आपका ऑर्डर कंफर्म हो कस्टमर को कॉल करके उसका एड्रेस जो है उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो पार्सल है वो टाइम पे भी डिलीवर होगा और रिटर्न रेशो बहुत कम होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके बेनिफिट्स होंगे, अगर अच्छी नहीं होगी तो उसके नुकसानात होंगे। क्या होंगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगेन सबसे पहले जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, कस्टमर को अपने जो पैसे हैं वो वर्थवाइल लगेंगे कि यार जो मैंने पे किया है मुझे उसके बदले जो चीज मिली है वो इतनी वर्थ रखती है। लाइक अगर मैंने 1000 रुपीज पे करके एक घड़ी मंगवाई है तो उस घड़ी की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि मैं जब रिसीव करूं तो मुझे लगे कि यार मेरा जो 1000 रुपया है या जो मेरे पैसे हैं वो ठीक जगह पे लगे हैं, ना कि ऐसा हो कि मैं वही घड़ी अपने मोहल्ले की दुकान से 200 रुपए में ले सकता था, मुझे वो ऑनलाइन 1000 रुपए में मिली। तो मैं एक नेगेटिव राय क्रिएट कर लूंगा उस शॉप के हवाले से कि यार ये शॉप जो है ये सस्ती प्रोडक्ट्स महंगी बेच रहा है, यानी कि घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स महंगी करके बेच रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव रेपुटेशन आपका जो है आपकी प्रोडक्ट्स का आएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट्स का और आपकी शॉप का एक पॉजिटिव इमेज लोगों के नज़रों में क्रिएट होगा कि यार ये शॉप ऐसी है जिसके ऊपर अच्छी, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हम अपने मोहल्ले में जो हमारी 5-7 दुकानें होती हैं या किसी बाजार में अगर हम जाएं तो हमारी कुछ दुकानें चुनी हुई होती हैं कि यार ये वो दुकानें हैं जहां से मैंने शॉपिंग करनी है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, पैसे भी मुनासिब होते हैं। तो ऑनलाइन में भी लोग कुछ अरसे बाद अपनी राय क्रिएट कर लेते हैं मुख्तलिफ शॉप्स के हवाले से कि यार इस शॉप से मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, इनकी प्रोडक्ट अच्छी भी होंगी और मुनासिब पैसों में होंगी, यानी जो चीज़ ये दिखा रहे हैं वही देंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ नहीं होगी। और उसके बाद आपका जो रिटर्न एंड कंप्लेंट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यानी कि अब देखें यहाँ पे फिर एक चीज़ आती है कि कंपनी जो है वो अपनी इकोनिक्स की जो कम्युनिटी है या जो इकोनिक्स का कस्टमर है उसको फुली फैसिलिटेट कर रही है हर हवाले से। लाइक वो कंपनी 15 डेज रिटर्न पॉलिसी दे रही है या 7 डेज रिटर्न पॉलिसी दे रही है तो वो उसको मेक श्योर कर रही है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन से हटके है, तो टाइम पे डिलीवर नहीं हुई तो आपको प्रोडक्ट रिटर्न मिलेगी, आपके पैसे आपको रिटर्न होंगे। तो कस्टमर इकोनिक्स से मुतनफर नहीं होगा कभी भी, वो इकोनिक्स पे कायम रहेगा क्योंकि इकोनिक्स उसको बेतहाशा बेनिफिट्स दे रही है, हर तरह के बेनिफिट्स दे रही है और इकोनिक्स डे बाय डे प्रोमोट हो रही है और अपने आप को जो है वो सोशल मीडिया पे अवेयरनेस दे रही है, अपीयरेंस शो कर रही है। तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा इकोनिक्स से, लेकिन वो शॉप जरूर स्विच कर लेगा कि यार ठीक है इकोनिक्स से तो मैं शॉपिंग करूंगा लेकिन इस शॉप से नहीं करूंगा, फलाने किसी और शॉप से करूंगा क्योंकि इस शॉप से मुझे धोखा हुआ है। तो वो अपनी शॉप को चेंज कर लेगा। सो आपका यहाँ पे नुकसान होगा। इसी तरह ट्रस्ट एंड लॉयल्टी की मैं वही बात कर रहा था कि आपका जो ट्रस्ट है वो अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो इंक्रीज रहेगा, अदरवाइज जो है वो इसी के ड्रॉबैक्स भी सेम है, मैं बता चुका हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट्स महंगी बेचेंगे तो कस्टमर को घटिया क्वालिटी की अगर आप बेचेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा महंगी मिली है प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मैं अपनी मोहल्ले की दुकान से आधे पैसों में ले सकता था। नेगेटिव रिव्यूज, लॉस ट्रस्ट बिल्डिंग कस्टमर, यानी कि आपका जो कस्टमर ट्रस्ट है वो शेक होगा। ठीक है, जो उसका आपने बड़ी मुश्किल से एक राय कायम की होगी अपनी शॉप के हवाले से कि यार मेरी शॉप बड़ी जबरदस्त है, वो यूं करते हुए खत्म हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को वो कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसके बाद कस्टमर में सीक अल्टरनेटिव्स, यानी कि वो दूसरी शॉप्स की तरफ चला जाएगा, वो देखेगा कि यार इकोनिक्स से तो मुझे नहीं जो है ना वो जाना कहीं पे भी, लेकिन मैं शॉप जरूर स्विच कर लूंगा। लाइक मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम माहाना अगर शॉपिंग करते हैं, यानी कि मैं अगर अपने घर की मंथली शॉपिंग करता हूँ तो मैं मंथ में एक दिन जाता हूँ बाजार, इतवार बाजार। अब इतवार बाजार मुझे जाना, इतवार बाजार हर हाल में है, लेकिन अगर एक शॉप से मुझे चीज नेगेटिव कोई चीज मिलेगी या कोई नेगेटिव रिव्यूज मेरे उस शॉप के हवाले से कायम होंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं उस शॉप पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इतवार बाजार ही, लेकिन उस शॉप पे नहीं जाऊंगा, किसी और शॉप पे जाऊंगा। सेम इसी तरह यहाँ पे जब आप किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते हैं तो कस्टमर इकोनिक्स से नहीं जाता, लेकिन वो आपकी शॉप से जरूर चला जाता है, वो आपकी शॉप को चेंज करके किसी और शॉप पे चला जाता है और वहां से अपनी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं इकोनिक्स से हर हाल में। इसके बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
आपका ब्रांड का इमेज डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी लंबे अरसे के लिए, जो कि मैंने पहले भी बताया कि बड़ी मुश्किल से हम अपने ब्रांड का इमेज बनाते हैं लोगों की नज़रों में, कस्टमर्स की नज़रों में, वो झट करते ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद अच्छा, ये प्रोडक्ट क्वालिटी जो है ये फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की फिजिकली क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। सेकेंडली, जो आपकी लिस्टिंग्स हैं वो भी बेहतर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हम मिस्टेक ये कर जाते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारी आउट क्लास होती है, लेकिन प्रोडक्ट्स की जो लिस्टिंग है उसमें हम कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर अंदाज में कस्टमर के सामने नहीं जा पाती और हमारी मैक्सिमम सेल जो है वो यहीं से रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि फिजिकल सेल जो होती है उसमें अगर आप किसी दुकान से शॉपिंग करते हैं या आपकी फिजिकली शॉप है, तो कस्टमर आता है, अपनी प्रोडक्ट्स को चेक करता है, हाथ लगा के उसकी क्वालिटी वगैरह मेक श्योर करके फिर वो परचेज कर लेता है। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि फिजिकली प्रोडक्ट को चेक नहीं किया जाता, तो कस्टमर कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है? वो उस प्रोडक्ट की इमेजेस देखता है, नाम पढ़ता है, इमेजेस देखता है, प्राइस देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है, और वो वहां से अंदाजा लगाता है कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे लोग करते हैं वो इमेजेस में कर लेते हैं। क्या करते हैं कि वो गूगल से पिक्चर्स उठा लेंगे या गंदी सी पिक्चर्स अपने मोबाइल फोन से खींचेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। उसको समझ ही नहीं आएगी कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट ये क्या प्रोडक्ट क्या है, यानी उसके आगे पीछे इतनी ज्यादा चीजें पड़ी होंगी कि उसको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ इमेजेस दी हुई हैं, गुड इमेज एंड बैड इमेज। गुड इमेज क्या है? आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं उसमें दो किस्म की पिक्चर्स होती है, एक थंबनेल इमेज होती है, एक गैलरी इमेज होती है। थंबनेल इमेज हमेशा आपने प्रोडक्ट की, जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी शो करवानी है कि यार ये मैं बेच क्या रहा हूं, तो उसका हमेशा आपने बैकग्राउंड व्हाइट रखना है। फ्रंट पे आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर होनी चाहिए, जिससे वो पिक्चर से वाज़ेह तौर पे अंदाजा हो रहा हो कि ये क्या है, वो कंफ्यूज ना हो। यानी कि जैसे ही कस्टमर उस पर क्लिक करे, उसको पता हो कि ये मैं क्या लेने जा रहा हूँ, उस पर क्लिक करे, फिर आगे मेन इमेजेस में उसको मजीद उस प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स हों, वो उसमें जाके उसको अंदाजा हो जाए कि यार इस प्रोडक्ट से मुझे क्या हासिल होना है या ये किस पर्पज के लिए। इसी तरह नाम आपने प्रॉपर लिखना है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। डिस्क्रिप्शंस का भी मैं आपको चल के बताऊंगा कि कैसे आपने अपने रखने हैं। इसी तरह बैड इमेज हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक शूज पड़ा हुआ है जिसके पीछे और भी उसके डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं और आपने ऊपर से पिक्चर खींच के लगा दिया, तो ये बैड इमेज है। बेशक इस पे आप जितना मर्जी कमीशन डाल दें, जितनी अच्छी प्राइसेस दे दें, लेकिन अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगी। इसका अंदाजा आप खुद इस बात से लगाएं कि अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की, तो मैं कैसे शॉपिंग करूंगा, मैं किस प्रोडक्ट की शॉपिंग करूंगा। तो वहां से जो आप उस प्रोडक्ट में जो जो आपको चीजें अच्छी लग रही हैं वो आप अपनी प्रोडक्ट्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक करते हैं, डिस्क्रिप्शंस के अंदर के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं करते। इकोनिक्स कहती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट आपके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं होगी, प्राइस के उसके नाम और पिक्चर के मुताबिक नहीं होगी, तो कस्टमर 15 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर सकता है या 7 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर सकता है। तो अब ये सेलर के अपने हाथ में है कि वो अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या उसके नाम या इमेजेस को इतना ट्रांसपेरेंट रखे कि वो जो चीज़ बता रहा है या दिखा रहा है वही भेजे, ताकि रिटर्न की रेशो कम से कम हो, ये ना होने के बराबर हो। तो यहाँ पे हम गुड डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसमें प्रोडक्ट के जो है वो आप टाइटल को लाजमी मेंशन करें और उसके बाद उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स की सूरत में, यानी कि अबाउट दिस आइटम है, उसके बाद उस प्रोडक्ट के हवाले से डिफरेंट पॉइंट्स आप लिखें और उसको कंप्लीट उसकी क्वालिटी को उसके अंदर डिस्कस करें। साइज है तो साइज के बारे में बताएं, या जो भी उसका यूजेज है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में बताएं। ना कि ये दूसरी तरफ बैड डिस्क्रिप्शन आप देख लें जिसमें उसने बेतहाशा चीजें लिखी हुई हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, कोई पढ़ने का भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा किसी को कि इसको हम पढ़ें। तो इसको आप मेक श्योर करें। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है कस्टमर इंटरेक्शन एंड एटिकेट्स। यानी कि आपका देखें, कोई भी बिजनेस या कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना, तो आपका सबसे पहला जो वास्ता है वो आपके कस्टमर्स के साथ पड़ता है। तो अगर आपका कस्टमर के साथ जो रवैया है वो बेहतर है, तो ये आप अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है, आप उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी को या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके किसी भी किस्म के बिजनेस को ग्रो करने में एक सबसे कुलीदी किरदार जो है वो अदा करता है। अब होगा ये कैसे? हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स प्रोफेशनली, यानी कि कैसे आप अपने कस्टमर के साथ कैसे बात कर सकते हैं। लाइक जब भी आपको आपके कस्टमर से बात करने का मौका मिले, तो सबसे पहले जो आपने उसके साथ, या आपको कभी कोई कंप्लेन आए कस्टमर की तरफ से, तो सबसे पहली जो आपने बात करनी है
आपके 2 से 3 सेकंड्स की जो गुफ्तगू है उससे आपके कस्टमर को यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ ये एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि एक बिजनेसमैन है और मैं बड़े तरीके के साथ मैं इससे बात करूंगा और ये भी मेरे साथ करेगा। तो पहले 3 से 4 सेकंड में आपका जो इम्पैक्ट है उसकी नज़रों में बेहतर होना चाहिए। उसके लिए क्या कुछ टूल्स हैं या क्या तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप उससे बात करें आप उससे ग्रीटिंग्स करें, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक है। उसके बाद जी मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आपने पूछ लिया। अब वो आपको अपना मसला बताएगा जो भी होगा। अब वो मसला चाहे आपकी तरफ से यानी उसकी गलती आपकी तरफ से हो, कस्टमर की अपनी तरफ से हो या जिसकी भी तरफ से, कंपनी की तरफ से हो, आपने उसको एक अपोलोजाइजिंग जो है वो गेस्चर पेश करना है कि सर आई एम सो सॉरी, आपको ये मसला जो है वो फेस करने में आ रहा है, मैं भी देख लेता हूँ आपका ये मसला क्या है। यानी कि गलती आपकी है नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको ये जाहिर कराया कि सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मैं अभी देख लेता हूँ आपका मसला। जब आपका इस तरह का रवैया होगा तो वो थोड़ा सा तामुल मिजाजी में आ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से मेरा मसला सॉर्ट आउट होने वाला है। ना कि आप ये कहें कि सर ये तो मसला आपकी तरफ से है, आपने ये किया, आपने वो। तो आपने फिर क्या करना है, अपोलोजाइजिंग गेस्चर पेश करने के बाद आपने उस मसले को इन्वेस्टिगेट करना है कि यार ये मसला इसको क्यों आया, क्या क्या ये मसला इसके एंड से है, कस्टमर के एंड से, या मेरे एंड से है, सेलर के एंड से, या कंपनी के एंड से है। तो आपने जब इन्वेस्टिगेट कर लिया उसके मसले को तो अब आपने उसको सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं कि सर ये जो आपको मसला पेश आ रहा है आपके एड्रेस में कंट्री या सिटी नेम मिस है, या आपने स्ट्रीट नंबर मिस किया हुआ है, या आपने एक रिसीवर का फोन नंबर या नाम मिस किया हुआ है, ये इस वजह से आपको ये मसला आ रहा है। तो आपने उसको सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं। जब आप उसको सॉल्यूशन ऑफर कर लेंगे तो आप जब कॉल अपनी काटेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि आपको भी मेक श्योर हो कि मैंने जो चीज़ डिलीवर की है इससे इसका मसला हल हो जाना है, और कस्टमर भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है मुझे मेरे मसले का हल मिल गया। ना कि वो आपसे कॉल ड्रॉप करने के बाद फिर किसी और को कॉल करे, उसको कंप्लीट नॉलेज ही नहीं मिला या उसको अभी तक समझ ही नहीं आया कि मेरा मसला क्या था और कहाँ से सॉल्व होना है। सो इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब आप देखेंगे कि यार इस बंदे का मसला हल हो गया है तो फिर आपने उसको एक फॉलोअप कॉल करनी है। फॉलोअप कॉल में आपने उसको पूछना है कि सर आपका ये मसला था, मुझे आपकी कॉल आई थी, क्या आपका मसला हल हो गया। तो जब उसे इस तरह का आप जो है वो गेस्चर पेश करेंगे और इस तरह से आप उसके मसाइल को हल करेंगे तो आपका कस्टमर आपसे खुश रहेगा, वो आइंदा भी आपकी प्रोडक्ट से जो आपकी शॉप से प्रोडक्ट परचेज करना चाहेगा। नो डाउट उसको आपकी पिछली शॉपिंग से उसको तकलीफ पहुंची या उसका मसला क्रिएट हुआ, लेकिन जिस तरीके से आपने उसका मसले को हैंडल किया वो आपकी शॉप से अगेन शॉपिंग करना चाहेगा। सो ये चीजें आपने करने के बाद जो अब आपकी अपनी लर्निंग है वो क्या है, आपने क्या करना है आपने उस मसले का जो है वो जड़ से खात्मा करना है। यानी कि आपने ये देखना है कि यार ये मसला इसको क्यों पेश आया, अगर आज इसको पेश आया तो ये कल किसी और को भी आ सकता है। तो आपने वो मसला जो है वो जड़ से खत्म करना है ताकि आइंदा ये मसला कभी भी ना आए। ठीक हो गया। उसके लिए आपने जो भी प्रिकॉशंस या जो भी सेफ्टी मेजर्स आप यूज कर सकते हैं वो आप करेंगे। नेक्स्ट, आपकी जो टीम है, लाइक जूं आपका काम बढ़ता जाएगा जाहिर है आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, आपने ये तमाम तर चीजें अपनी टीम में भी जो है वो डुप्लीकेट करना है। और आपने देखना है कि आज मुझे 10 ऑर्डर से 2 कंप्लेंट्स आई हैं तो कल 100 ऑर्डर्स में से 20 कंप्लेंट आ सकती हैं। तो आपने इस मसले को ऐसे सॉर्ट आउट करना है कि आइंदा ये कंप्लेंट ना आए। सो इस तरह से आप अपनी जो कस्टमर इंटरेक्शन है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपनी सेल्स में जो है वो 10x स्पीड से जो है वो आप ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इकोनिक स्टाफ। यानी कि जितना ही जरूरी आपका आपके कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है उतना ही जरूरी आपका इकोनिक्स के स्टाफ के साथ भी है। लाइक आप आप अगर अपने इकोनिक्स के स्टाफ के साथ अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक ट्रांसपेरेंट वे में होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो वो क्या उससे क्या फायदा होगा, आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चलेंगे। यानी कि कहीं पे भी कोई मसला क्रिएट नहीं आएगा या कहीं पे भी कोई जो है वो रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके जो इश्यूज हैं उनको इफेक्टिवली और टाइमली रिजॉल्व किया जाएगा। और आपकी कंपनी देखें जिस तरह आपके सेलर्स के गोल्स होते हैं कि यार मैंने इस महीने में इतने सेल जनरेट करनी है, इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, इतनी प्रोडक्ट सेल करनी है, इसी तरह कंपनी के भी कुछ गोल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि यार मैंने इस महीने इतने सेलर्स को प्रमोट करना है, इतने सेलर्स को गिफ्ट्स देने, इतने सेलर्स का जो रैंक है वो अपग्रेड करना है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन आपके इकोनिक्स के स्टाफ के साथ बेहतर होगी तो आपकी ये जो चीजें हैं ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने जिस तरह आप अपने सेलर्स के अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रवैये में बात करते हैं इस तरह आपने इकोनिक्स के स्टाफ के साथ भी एक अच्छे अंदाज से बात करनी है।
इस्टेब्लिशिंग क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कंपनी का स्टाफ है, कंपनी का मैनेजर है, कंपनी का सीईओ है, या जो भी पर्सन है जिससे आप बात करें, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं किस शख्स से बात कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि आप का जो टाइम है, जो कम्युनिकेशन है, वो स्पीडीली होना है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने आपको, स्टाफ ने सुबह 9 बजे कॉल की एक ऑर्डर के लिए, आप उसको जो रिस्पॉन्स है वो 12 बजे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम आपका कम से कम क्विकली आप उस मसले को सॉर्ट आउट करें। उसके बाद एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स यूज करें। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है। और इसके अलावा कंपनी अगर आपको अपने कुछ टूल्स देती है, लाइक सपोर्ट या लाइव चैट सिस्टम, या कोई भी कंपनी आपको टूल प्रोवाइड करती है, तो आप देखें कि जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप कम है और मैं अच्छे अंदाज में कंपनी के साथ बात कर रहा हूँ विद मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, आप वो प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको यूज़ करें। उसके बाद जो भी आपको इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करने में कंपनी के साथ, आप कंपनी के स्टाफ के साथ कोलैबोरेशन करें। ऐसा नहीं हो कि आपको कंप्लेंट आई, आपने उठा के कंपनी पे डाल दिया कि बस ठीक है, इसको कंपनी जाने तो मसला जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के स्टाफ की हेल्प करें ताकि आपका जो मसला है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली सेल जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि कस्टमर ने क्या करना है, अगर उसका मसला टाइम पे सॉल्व नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट टाइम किसी और शॉप पे चला जाएगा। कंपनी की सेल्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी शॉप या आपकी जो सेल्स है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो इन चीज़ों को मेक श्योर करें कि आप कंपनी के स्टाफ के साथ जब बात कर रहे हो तो इन प्रोटोकॉल्स का आप ख्याल रखें। उसके बाद जो स्टाफ के साथ जो बात करने का जो बेस्ट टाइम है वो आपका होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, या जो भी आपका कभी भी अगर आपको वो होता है, कोई मसला क्रिएट होता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप वो मसला जो है वो हल करने की कोशिश करें। और जो आपको रिस्पॉन्स टाइम है या जो आपका सबसे बेहतर टाइम है बात करने का कंपनी के स्टाफ के साथ, वो 9 to 6 है, यानी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान आप बात करके ये अपना मसला जो है वो टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पॉइंट को समझ लिए होंगे। कर भी इस पॉइंट की मुझे नहीं समझ आई। लेट रिटर्न क्लेम सेटलमेंट, व्हाट इज दिस? लेट रिटर्न, अच्छा लेट रिटर्न का सप्लायर जो लेट कर रहे हैं रिटर्न क्लेम को। अच्छा अच्छा ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास पांचवा जो टॉपिक है हमारा वो है लेट रिटर्न क्लेम सेटलमेंट। बहुत ज़्यादा सेलर्स की तरफ से हमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी जो रिटर्न क्लेम्स जो हैं उनको सेटल करने में टाइम लगा रहे हैं, यानी लेट कर रहे हैं। तो इकोनिक्स अपनी जो पॉलिसीज़ है उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट है अपने सेलर्स के साथ भी और अपने कस्टमर्स के साथ भी। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने कस्टमर्स को 100% फैसिलिटी दें और पूरी ईमानदारी के साथ दें। यही तवक्को हम अपने सेलर्स के साथ भी करते हैं कि जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत आप अपनी जो भी मामलात हैं उनको जो है वो ट्रांसपेरेंट रखें। अब अगर किसी को किसी को अगर रिटर्न क्लेम आता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी प्रोडक्ट को रिटर्न मंगवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। कैसे? अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप फिर भी उसको भेज रहे हैं, शिप कर रहे हैं, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट में डिफेक्टिव, ये पीस डिफेक्टिव है, इसमें कोई मसला है, और फिर भी आप उसको भेज रहे हैं। आपको पता है कि मेरी ये जो प्राइस प्रोडक्ट है ये इसकी इमेज गलत लगी हुई है और फिर भी आप उसको भेज रहे हैं, या आपको ऑर्डर किसी और चीज़ का आ गया और आपने उठा के कोई और चीज़ भेज दी, तो वो चीज़ 100% रिटर्न आनी है। ये आपके अपने हाथ में, आपको पता होना चाहिए कि ये रिटर्न आनी है, क्योंकि इकोनिक्स की पॉलिसी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसी के ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको पता है कि यार जो मैं चीज़ भेज रहा हूँ ये 100% ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका वो प्रोडक्ट कभी भी रिटर्न नहीं होगा। बट फिर भी जब कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो हमारे जो सेलर्स हैं वो मोस्टली या कुछ सेलर्स वो किसी भी वजह से वो रिटर्न सेटलमेंट करने में टाइम लगा लेते हैं। अब इससे मसला क्या होता है? सेम वही मसाइल हैं जो मैंने पीछे डिस्कस किए हैं कि आपकी शॉप का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है लोगों की नज़रों में, और आपकी शॉप की रेटिंग्स जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके लिए बेहतर यही है कि आपको सबसे पहले तो रिटर्न पॉलिसीज को खुद समझने की जरूरत है कि कंपनी की रिटर्न पॉलिसीज क्या है। उसके बाद जब आप कोई भी रिटर्न क्लेम करें तो उसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही एक स्ट्रीमलाइन रिटर्न प्रोसेस के तहत आप उसको डिलीवर करें। लाइक
आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज करें रिटर्न के लिए जो कि टाइमली हों, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा गैप ना हो, बहुत ज़्यादा आप उसको लेट ना करें। आपका जो कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ वो एक ऐसे वे में हो कि यार उसको भी पता चल जाए कि यार मेरी प्रोडक्ट का जो मसला था ये सॉल्व हो जाना है। और जो आप रिटर्न प्रोसीजर्स जिस प्रोसेस के जरिए आप उसको रिटर्न कर रहे हैं वो भी आपका जो है वो बड़ा स्मूथ होना चाहिए, ताकि आपकी जो रिटर्न की जो सेटलमेंट है वो टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत ज़्यादा हमारे सेलर्स ऐसे भी हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है या किसी प्रोडक्ट का रिटर्न क्लेम आता है तो हमारे सेलर्स इतने खुले दिल के हैं कि वो कहते हैं कि सर वो प्रोडक्ट भी अपने पास रखें, मैं आपको एक नया प्रोडक्ट भी भेज दूँ। अब ये यहाँ से बिजनेस मेंटालिटी या बिजनेस माइंडसेट नजर आती है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि यार अगर मैंने इस महीने 10 लाख रेवेन्यू या 10 लाख प्रॉफिट निकालना है तो मुझे 1 लाख अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया ऐसे साइड पे करना है जिससे मैं अपनी प्रमोशन करूं अपने बिजनेस की। तो अगर आप इसी तरह अपना एक कोटा रखेंगे रिटर्न का कि यार अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं तो मैंने 10 की गुंजाइश रखनी है कि 10 प्रोडक्ट अगर मुझे रिटर्न आती हैं तो मैं वो खुशी से एक्सेप्ट करूंगा, और या फिर मैं उसको कस्टमर को ही दे दूंगा कि यार ये भी आप रखें, सॉरी इसमें कोई मसला आ गया, ये भी रखें, मैं एक और भेज देता हूँ आपको। तो इससे क्या होगा इससे आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाएगी लोगों की नजरों में, और आपकी जो शॉप है उसके बारे में एक माउथ मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यार ये एक तो प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त देते हैं, दूसरा अगर इनकी प्रोडक्ट में कोई मसला आ जाए तो ये वो प्रोडक्ट भी दे देते हैं और एक नई भी बेच देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव रिव्यू है ये आपका लोगों के जो है वो नजरों में चला जाता है और ये फिर डुप्लीकेट होना शुरू हो जाता है। सो इस अप्रोच के साथ जो लोग काम करेंगे वो फिर उसी तरह के रिजल्ट्स भी पाएंगे, यानी कि अपनी सेल्स में 10-20 गुना इजाफा पाएंगे। उसके बाद अपनी जो आपको रिटर्न आई है उसको आप रिव्यू करें और उसको इम्प्रूव करें कि यार ये क्यों मुझे रिटर्न आई है, आइंदा नहीं आनी चाहिए। तो इससे आपका जो सेल्स है, ये जो आपकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। उसके बाद कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच टू क्लेम सेटलमेंट। देखें मैंने वही बात की अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपका जो रिटर्न सेटलमेंट वो कस्टमर के हक में होगा तो कस्टमर खुश रहेगा। यानी कि एक कस्टमर है वो एक शर्ट नॉर्मली जो वो शर्ट्स ऑर्डर करता है उसको नॉर्मल पूरा आता है, लेकिन आपने जो शर्ट उसको भेजी उसका उसका जो मीडियम था, एक शख्स है जो कि शर्ट्स ऑर्डर करता है उसको मीडियम साइज पूरा आता है। अब उसने आपकी शॉप से एक शर्ट ऑर्डर की, आपका जो मीडियम था वो उसका लार्ज बन गया, यानी कि वो आपका जो मीडियम था वो उसको थोड़ा सा बड़ा हो गया या छोटा हो गया, उसको पूरा नहीं आया। अब वो क्लेम करता है कि यार ये शर्ट मुझे बड़ी है। अब अगर आप उसको जवाब में ये कहेंगे कि सर आपने तो मीडियम ही ऑर्डर की थी, मैंने मीडियम ही भेजी है, तो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि यार ये मेरे किसी काम का ही नहीं, आपने तो मीडियम ही भेजा, ठीक है डिस्क्रिप्शन के मुताबिक है, इमेज भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब आपको एक बिजनेस अप्रोच यहाँ पे बिजनेस बीइंग अ बिजनेसमैन अप्रोच, आपको कस्टमर सेंट्रिक जो है ना वो अप्रोच यहाँ पे आजमानी है। क्या कि यार ये यूजर के काम की नहीं है तो मुझे ये वापस ले लेनी चाहिए और मुझे इसका दूसरा साइज दे देना चाहिए। ये वो कोटा है जिसकी मैं बात करूं कि अगर आपने 100 ऑर्डर्स में से 10 रिटर्न का कोटा रखा हुआ है तो आप इसको अपने उस कोटे में से निकाल के दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये सोचा हुआ है कि भाई मैंने तो एक प्रोडक्ट भी रिटर्न नहीं करनी, मैंने 100% प्रॉफिट ही निकालना है, तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपका दिल नहीं मानेगा उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने में। और ये आपको उस एक ऑर्डर को तो आप किसी न किसी तरीके से बाईपास कर लेंगे, लेकिन उस कस्टमर की नज़रों में और कंपनी की नज़रों में और ओवरऑल आपका जो बिजनेस होगा वो आपका अफेक्ट करेगा। और अगर आप उसको बेच देंगे तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा कंपनी की नज़र में भी और उस यूज़र की नज़र में भी कि यार ये ठीक बंदे हैं, इन्होंने मुझे प्रोडक्ट दी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, उसके बावजूद इन्होंने मुझे जो है वो चेंज कर दी। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो मैंने शुरू में एक बात की थी कि 90% हमारी जो प्रोडक्ट की सेल जो है वो इफेक्ट करती हैं किन वजूहात की वजह से, उसमें से चंद तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, लेकिन जो मेजर फैक्टर है आप लोगों में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार हमारी प्रोडक्ट्स की जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं या इकोनिक्स के प्लेटफॉर्म पे हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए या यूनिलेवल के जरिए या ग्रुप्स के अंदर आप अगर प्रोडक्ट्स के लिंक शेयर कर रहे हैं तो उसके तहत तो मार्केटिंग हो रही है, हमारी सेल्स आ रही है, लेकिन रैंडम कम्युनिटी क्यों नहीं आ रही हमारी प्रोडक्ट के ऊपर? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर बंदा यूज कर सकता है, तो क्यों नहीं हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही? तो मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे जो बेसिक वजह है वो है मेटा एसईओ।
आपकी प्रोडक्ट्स के मेटा एसईओ नहीं हुए हुए, इसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिक रही रैंडम कम्युनिटी के थ्रू। वो कैसे होता है? सबसे पहले मेटा एसईओ में 3 चीजें आती हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टैग्स। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर ये 3 चीजें आपकी पूरी हैं, मेटा टाइटल आपकी लिखी हुई है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और मेटा टैग्स आपके डले में प्रोडक्ट्स के, तो सबसे पहले इसका जो बेनिफिट होगा वो होगा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो गूगल सर्च में आना शुरू हो जाएगा। लाइक अगर आप घड़ियां बेच रहे हैं या कुछ शर्ट्स बेच रहे हैं या गैजेट्स बेच रहे हैं तो अगर मेटा एसईओज आपके हुए होंगे तो कोई भी यूजर अगर सर्च करेगा ना वॉच, तो आपकी प्रोडक्ट ठग करके उसके सामने आ जाएगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, क्योंकि आपने गूगल के ऊपर उसके एसईओज किए हुए, तो सर्चिंग में इजी हो जाएगा। कोई गूगल पे लिखेगा, वो इकोनिक्स की वेबसाइट ना भी खोले, वो जस्ट गूगल पे लिखे वॉचेस इन पाकिस्तान, तो आपकी प्रोडक्ट्स उसके सामने चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स के एसईओज हुए हैं। इसके बाद ट्रैफिक आएगी, जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पे इसके बाद ट्रैफिक आएगी, जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पे या आपकी उस शॉप पे ट्रैफिक आएगी उतनी ज्यादा सेल्स के चांसेस होंगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक दुकान है, अगर उसमें 10 कस्टमर एक दिन में विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है 10 में से 2 लोग परचेजिंग करें, और अगर 100 कर रहे हैं तो 20, अगर 1000 कर रहे हैं तो 200। तो इसी तरह जितने ज्यादा क्लिक्स या जितनी ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपकी प्रोडक्ट सेल होने में। और ट्रैफिक किस तरह आएगी? आपके मेटा एसईओज अगर प्रॉपर हुए होंगे तो उस पर आएगी। उसके बाद आप अपने कंपिटिटर्स को आउट रैंक करते हुए आगे निकल जाएंगे। लाइक अगर आप एसईओज आपके नहीं हुए होंगे, आपकी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट या वही उससे हल्की क्वालिटी की प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे लगी हुई है, तो वो उनके ऊपर निकल जाएगी, आपसे ऊपर निकल के यूजर के सामने आ जाएगी, क्योंकि उसके एसईओज हुए होंगे। आपकी प्रोडक्ट एसईओज नहीं हुए, आपकी वो प्रोडक्ट बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो वो नीचे लाइन में पड़ी होगी कहीं पे। उसके बाद आपका जो कस्टमर का जो आपकी जो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है वो कस्टमर की नज़रों में ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि यार ठीक है, इनकी प्रोडक्ट्स तो अच्छी हैं, सारा कुछ, और रैंकिंग में टॉप पे आ रही हैं या टॉप 5 में आ रही हैं, तो कस्टमर ये समझेगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है या ये टॉप 5 में आ रही है, तो इसका मतलब है कि वर्थ वाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो आपका ट्रस्ट करेगा आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो बड़ा इन्हेंस करेगा, कस्टमर जो है वो देखेगा कि यार आप इस वेबसाइट से मुझे परचेजेस करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, हर लिहाज से मुझे सपोर्ट कर रही है, तो आपके जो यूजर एक्सपीरियंसेस हैं उनमें ये बेहतरी डालेगा। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स का जो है वो ऐड चलाते हैं, तो आप 5,000 रुपए का ऐड चलाते हैं और आपको जो प्रॉफिट होता है वो होता है तकरीबन 50,000 रुपए का। तो अगर आपकी प्रोडक्ट के एसईओज अच्छे हुए होंगे तो अगर आप 1,000 रुपए का भी जो है वो ऐड लगाएंगे या ऐड ना भी लगाएं, तो आपकी जो बेनिफिट या आपके जो टारगेट्स हैं या जो आपका ग्रोथ है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, क्योंकि आपके एसईओज प्रॉपर हुए हुए हैं। आप ऐड चलाएंगे तो वो प्रॉपरली जो है वो रिस्पॉन्स करेगा आपकी वेबसाइट या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। सो कम पैसों में आप ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो जनरेट कर सकेंगे। सो दैट्स वाई मेटा एसईओज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेटा एसईओज में ये जो मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स हैं, ये हम कैसे दे सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटा टाइटल क्या होता है? मेटा टाइटल होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स का जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। लाइक बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ये गलती करते हैं, अगर वो सूट्स बेच रहे हैं ना तो वो लिख देंगे 3 पीस सूट, अजीबोगरीब पिक्चर लगा देंगे और नाम लिख देंगे 3 पीस सूट। अब कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा, सबसे पहला इंट्रैक्शन ही आपने गलत उसकी नज़रों में डाला कि 3 पीस सूट लिख दिया। भाई वो 3 पीस सूट किस कंपनी का है, किस प्रोडक्ट की जो है वो कपड़े की जो क्वालिटी है वो कैसी है, किस टाइप का कपड़ा है, वो अपने तमाम अपने उस प्रोडक्ट के नाम के अंदर लिखना होता है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होके आती है सामने। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, वायरलेस हेडफोन एक बंदा सेल कर रहा है, तो वो अपना प्रोडक्ट का टाइटल कैसे डालेगा? सोनी WH, ये आगे उसका मॉडल नंबर लिखा है, अच्छा कंपनी का नाम लिखा है सोनी, यानी कि जो ब्रांड नेम है वो है सोनी। उसके बाद उसका प्रोडक्ट का मॉडल नेम लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट की जो वो है वायरलेस हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन है, नॉइज कैंसिलेशन, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, यानी कि इस पूरे नाम से मुझे क्लियर हो गया है कि यार मैं क्या प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, या ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे काम की है या नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ क्योंकि मुझे क्लियर हो गया कि सोनी ब्रांड की एक वायरलेस हेडफोन है जो कि नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ है, तो मुझे ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे ले लेनी चाहिए। अब ये एक एक्यूरेट नाम है किसी भी प्रोडक्ट का, मेटा टाइटल है। सो आप जब भी अपनी प्रोडक्ट को एनलिस्ट करें तो अपना टाइटल इस तरह का रखें।
इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि आप एक तो दो डिस्क्रिप्शन होती हैं, एक तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती हैं आपकी प्रोडक्ट्स की, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की तमाम तर खसूसियात, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसका यूजेज है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, उनको मेंशन करते हैं। प्राइस सॉरी उसकी जो वेरिएंट्स हैं या जो उसका यूजेज है या जो कलर्स हैं, वो आप तमाम तर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देते हैं। इसके अलावा एक मेटा एसईओ भी होती है जिसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए ये होनी चाहिए 155 से लेके 160 कैरेक्टर्स के दरमियान, यानी कि 150 से 160 लेटर्स के दरमियान आपने इस डिस्क्रिप्शन को लिखना है, लेकिन ये मुख्तसर और जामिया होनी चाहिए। कम अल्फाज में ज्यादा प्रोडक्टिव आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो आपकी प्रोडक्ट के जो यूजेज है या जो आपकी प्रोडक्ट का पर्पज है वो कस्टमर को समझ आ जाए, जिससे वो उसको लेने में इंटरेस्ट हो जाए। अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन फ्रॉम टॉप ब्रांड सोनी, बोस या एप्पल, एंजॉय क्रिस्टल क्लियर साउंड एंड नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी। अब ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि आपकी प्रोडक्ट को ग्रो करने में, गूगल के ऊपर रैंक करने में हेल्प करेगी। और अगर आपने चेक करना हो कि यार मेरी जो डिस्क्रिप्शन है ये 150 से 155 के दरमियान है या इससे ऊपर नीचे निकल गया, तो आप नीचे एक लिंक दिया हुआ है wordcounter.net, इस पे क्लिक करके आप जो है अपनी प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको वर्ड्स वहां पे आ जाएंगे कि कितने वर्ड्स हैं। सो ये जो है वो हमारी सेशन का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम, अबे ये तो खराब हो गया। सो ये आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन अपनी देख सकते हैं। उसके बाद मेटा टैग्स है जी आखिरी नंबर पे हमारे पास। गूगल पे जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च होता है तो वो बाज़-औक़ात कभी उसके स्पेसिफिक नेम के साथ सर्च नहीं होता। जैसे मुझे अगर सूट लेना है तो मैं बाज़-औक़ात लिख दूंगा मेन सूट या 3 पीस सूट या कोई भी ऐसा नाम जिससे मुझे कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगी। तो अब वो जो ऑप्शंस होंगी, अगर आप चाहते हैं कि उन ऑप्शंस में आपकी प्रोडक्ट हो तो आपने उस प्रोडक्ट के टैग्स जो हैं वो आपने देने हैं। तो टैग्स किस तरह के होने चाहिए? अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड है, माउस है फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड है, माउस है, तो उससे रिलेटेड जितने टैग्स आपके ज़हन में आ रहे हैं आपने वो सारे उस प्रोडक्ट की मेटा टैग्स में उस प्रोडक्ट के मेटा टैग्स में आपने डाल देने हैं। अब उससे क्या होगा, आपकी उस प्रोडक्ट को लोग सर्च ना भी करें, आपका वो टैग सर्च हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट उसके सामने चली जाएगी। उसके लिए आपने गूगल सर्चेस कर लेनी है कि यार अगर आपकी एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल घड़ी है तो वॉचेस के जो मेटा टैग्स हैं वो क्या होने चाहिए, आप गूगल पे लिखें आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आप वहां से टैग्स कॉपी करके अपनी उस प्रोडक्ट के मेटा टैग में ऐड कर दें। या उसके अलावा आपके पास एक वेबसाइट है फ्री मेटा टैग जनरेटर, आप उस पर जाएं, वहां पे अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, आपको उसके रिलेटेड टैग्स जो हैं वो मिल जाएंगे। सो ये कुछ टूल्स हैं जिसके जरिए आप मेटा टैग्स जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये वो जो है वो ये वो तरीक़ेकार है या ये वो टिप है जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल्स इफेक्ट करती हैं। और अगर आप ये तमाम तर चीज़ें जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में ऐड करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स में, तो इंशाल्लाह आपकी जो सेल अगर आज 1 लाख है तो इंशाल्लाह आज से 1 महीना 2 महीने बाद आपकी 10 लाख होने वाली है। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क कि आप इसको कैसे काम करते हैं, इसका कैसा यूटिलाइज करते हैं और कैसे इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन जो है वो जो मेरा मकसद था वो इंशाल्लाह उसमें मैं पूरा उतराऊंगा। और जो भी आप सीख रहे हैं आप कोशिश करें अपनी टीमों में भी ऐसे ही इन चीज़ों को डुप्लीकेट करें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।